हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन योर चैनल द ब्रिज। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ पब्लिकेशंस के बुक की ये सीरीज चालू किए हैं, जो कि हमारे ओवरऑल इंडिया के जितने भी जेईई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी एग्जांपल के लिए जो आपके सामने लिखे हैं एसएससी, यूपीपीसीएल, ठीक है, और बाकी अन्य जे है आरआरबी जे हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, सारे ओवरऑल इंडिया में जितने भी स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जेईई लेवल की एग्ज़ाम होती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट्स में आपने देखा होगा कि हमने डीसी जनरेटर के क्वेश्चन को लगा रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो जो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, और इसमें हम जो जितने क्वेश्चन लगाए थे उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हम जो है जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है उन सारे को स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो अभी जो है मेरा एक पार्ट जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड वॉल्यूम जो है, ये वाला सेकेंड वॉल्यूम का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और साथ ही पैरेलल में जो हमारे सहयोगी एम जमरा है, ठीक है, वो वॉल्यूम फर्स्ट को चला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार हम फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम को स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कवर करवा कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो कंटेंट है कैसा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल द ब्रिज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे अपकमिंग वीडियो है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है जो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको समय पे देख पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है, आयरन लॉसेस इन डीसी मशीन टेक प्लेस इन, ठीक है, आयरन लॉसेस इन डीसी मशीन टेक प्लेस इन, अर्थात डीसी मशीन में लोह हानियाँ किसमें होती है। ठीक है, डीसी मशीन में लोह हानियाँ किसमें होती है। तो हम जानते हैं कि जो आयरन लॉसेस है वो डीसी मशीन में हमारा होता है। आयरन लॉसेस जो होता है हमारा डीसी मशीन में कोर में होता है, ठीक है, कोर में होता है। और जो हमारा कॉपर लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस होता है वो हमारा वाइंडिंग के अंदर होता है। ठीक है, वाइंडिंग के अंदर होता है। तो इसमें हमको आयरन लॉस पूछा गया है, तो आयरन लॉस हमारा होता है कोर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, आर्मेचर कोर ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्मेचर कोर ओनली। और अगर कॉपर लॉस पूछता तो कॉपर लॉस हो जाता तो हमारा होता है आर्मेचर वाइंडिंग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमको आयरन के लिए पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, डीसी मशीन में लोह हानियाँ आर्मेचर कोर में होती है तथा कॉपर हानियाँ जो होती है वो होती है वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन एकर्स व्हेन, मतलब किसी डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता होती है जब। तो हम जानते हैं कि जब हमारे मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होती है, जब हमारा जो आयरन लॉस होता है वो कॉपर लॉस के बराबर होता है। ठीक, कॉपर लॉस के बराबर होता है तो जो हमारा इफिशिएंसी है मैक्सिमम होती है। ठीक है, आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस को हम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, और जो हमारा कॉपर लॉस है उसको वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम इफिशिएंसी हमारी जब जो आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होता है उस समय मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है, जिसको वो कांस्टेंट लॉस इनटू कांस्टेंट लॉस इक्वल वेरिएबल लॉस भी बोलता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन में दिया है, इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर
डी में दिया हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट लॉस इक्वल वेरिएबल लॉस, अर्थात स्थिर हानि बराबर चल हानि, ठीक है। स्थिर हानि होती है हमारी आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस, और वेरिएबल होती है हमारी कॉपर लॉस, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस इक्वल वेरिएबल लॉस। इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, दिया है किसी डीसी मशीन की अधिकतम दक्षता स्थिर हानि बराबर चल हानि के बराबर होने पर होती है। उच्चतम दक्षता की शर्त जनरेटर में ताम्र हानियां एवं स्थिर हानियां समान होने पर उच्चतम दक्षता प्राप्त होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और उच्चतम दक्षता की स्थिति में जनरेटर में लोड धारा जो होती है वो आई बराबर क्या होता है हमारे स्थिर हानियां अंडर रूट में स्थिर हानियां अपॉन आर्मेचर प्रतिरोध। ओके, इसको याद रखना है आपको। और दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ हमें, लो हानि बराबर ताम्र हानि होते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी के कंडीशंस में, अर्थात आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस। और आयरन लॉस जो होती है हमारी स्टैटिक होती है और कॉपर लॉस होती है वो वेरिएबल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, इफ थीटा एम बी द मैकेनिकल डिग्री एंड थीटा ई बी द इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, एंड पी द नंबर ऑफ पोल्स ऑन ए डीसी जनरेटर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज वैलिड, ठीक है। अर्थात बोला गया है यदि जो हमारा थीटा एम है वो यांत्रिक डिग्री है और थीटा ई है वो विद्युत डिग्री है, पी जो है पोलों की संख्या, वो किसी डीसी जनित्र में इनमें से कौन सा संबंध उचित होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो थीटा एम है वो थीटा एम इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री के 2 थीटा ई बाई पी होता है। ओके फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लिखा है थीटा एम अर्थात मैकेनिकल डिग्री इक्वल 2 थीटा ई अर्थात 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन पी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में चलिए डिटेल में देख लेते हो। ओके, यदि थीटा एम यांत्रिक डिग्री और विद्युत डिग्री क्या होते हैं, थीटा ई विद्युत डिग्री और पी पोलों की संख्या है, तो जनित्र में थीटा एम इक्वल 2 थीटा ई अपॉन पी होता है। इसको आपको याद रखना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है, इन डीसी जनरेटर इंटरपोल फील्ड कोयल आर कनेक्टेड। तो हम और हिंदी में बोला गया है, किसी डीसी जनित्र में आंतरिक पोल अर्थात इंटरपोल की क्षेत्र कुंडलन जुड़ा होता है। तो ये हम जानते हैं कि जो इंटरपोल ये होते हैं हमारे जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, अर्थात आर्मेचर कुंडलन की श्रेणी में होते हैं। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, दिया है डीसी जनित्र में आंतरिक ध्रुवों की क्षेत्र आर्मेचर कुंडलन के श्रेणी में जुड़ा होता है। यह छोटे आंतरिक ध्रुव होते हैं तथा इन्हें मशीन के ढांचे में मुख्य ध्रुवों के बीच में लगाया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, ये छोटे, एक तो छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, तो इनको जो मशीन के ढांचे के मुख्य पोल जो होते हैं उनके बीच में लगाया जाता है, मतलब 2 मेन पोलों के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। इन्हें अपेक्षाकृत मोटे तार विद्युत रोधन तारों द्वारा बनाया जाता है और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बोला गया है ए टू पोल जनरेटर विथ वेव वाउंड। ठीक है, इसमें वेव वाउंड बोला है, इसको याद रखना है। ठीक है, कोई लैब के लिए पूछ रहा है या वेव के लिए पूछ रहा है, इसको आपको याद रखना। तो बोला गया है ए टू पोल जनरेटर विथ वेव वाउंड आर्मेचर आज बोला है 51 स्लोट्स each having 24 conductor. The flux per pole is 0.01 Weber. The speed at which the generator should run to induce voltage है 220 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम अभी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं एक बार। बोला गया है हिंदी में, एक 2 पोल जनरेटर तरंग कुंडलित आर्मेचर में 51 स्लॉट है तथा प्रत्येक स्लॉट में 24 चालक है। ठीक है, 24 चालक है। प्रति पोल फ्लक्स है हमारा 0.01 वेबर और 220 वोल्ट ई विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ प्राप्त करने के लिए जनरेटर को किस चाल पर चलाना होगा, ये पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं इसको। ओके, हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है फर्स्ट बात एक बार ये जान लीजिए आप, ये वेव वाइंडिंग दिया है। वेव वाइंडिंग है तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल जो पोल बराबर पैरेलल पाथ की संख्या होती है हमारी 2 होती है। ठीक है, इसमें वेव वाइंडिंग में होती है हमेशा 2 होती है पैरेलल पाथ की। ठीक है, और लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होती है, पैरेलल पाथ की संख्या जो होती है हमारी नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। तो वेव वाइंडिंग है तो इसमें 2 लेंगे हम पैरेलल पाथ की संख्या। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसको निकालने के लिए E इजकल फाई ZN P अपॉन 60 इंटू, देखिए इसमें वेव वाइंडिंग में 2 नंबर ऑफ पोल जो पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वो 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमको दिया है, हमको क्या दिया हुआ है इसमें, फ्लक्स दिया है, हमको फ्लक्स दिया है 0.01 वेबर इंटू, उसमें हमको Z दिया है, Z दिया है हमको, Z मान ले 51 और 20 दिया है, तो इसको हम कर देंगे 51 इंटू 24। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा n है तो n तो निकाल, n दिया नहीं है तो n का n कर देंगे इंटू हमको दिया है p, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या है, सॉरी नंबर ऑफ पोल क्या है 2 है, नंबर ऑफ ये 2 दिया है। ठीक है, तो हम इसको 2 कर देंगे ओपन में 60 इंटू 2। ओके फ्रेंड, तो इसको जब हम शॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा n आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो n आ जाएगा वो n आ जाएगा हमारा 1078 RPM अर्थात रोटेट पर मिनट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1078 RPM की स्पीड से जब हमारा जनरेटर घूमेगा उस कंडीशन में 220 EMF या वोल्टेज जनरेट करेगा। ओके, तो हमको फाइनल वही पूछा गया कि कितनी चाल पर चलाना होगा। ठीक है, कितनी चाल पर चलाना होगा, तो हमको कितना 1078 की RPM पर हम चलाएंगे तो जो है हमको 220 वोल्ट प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी में 1078 RPM, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है नंबर ऑफ पोल 2 दिया है, Z अर्थात नंबर ऑफ कंडक्टर वो होता है 51 इंटू 24 और फ्लक्स दिया है 0.01 वेबर और EMF दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये होता है। ओके,
अब इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वेव वाइंडिंग में 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है इसमें सबका वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू पुट करके सोल्व करने पे हमको मिला है 1078 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56। ओके, बोला गया है दो पोलरिटी ऑफ ए डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय। ठीक है, अर्थात किसी डीसी जनित्र की ध्रुवता को विपरीत किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी जनित्र की ध्रुवता को विपरीत कैसे करते हैं हम, उसमें यह करते जो हमारे फील्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, फील्ड करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उसमें जो हमें जनित्र की ध्रुवता अर्थात पोलरिटी को विपरीत किया जा सकता है। ओके, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रिवर्सिंग द फील्ड करंट, अर्थात क्षेत्र धारा की दिशा उलट कर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में डिटेल देखिए। ओके, दिया है क्षेत्र धारा की दिशा उलट कर डीसी मशीन की ध्रुवता को बदला जा सकता है। डीसी मशीन की ध्रुवता को विपरीत करने के लिए क्षेत्र की धारा पहले से विपरीत कर देने पर बदल जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बोला गया है इन केस ऑफ 4 पोल लैप वाउंड मशीन इफ द एयर गैप अंडर ईच पोल इज द सेम देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अर्थात एक लैप वाउंड मशीन जिसमें 4 पोल है, ठीक है, जिसमें 4 पोल है, यदि प्रत्येक पोल के नीचे समान वायु अंतराल है तो परिमाण क्या होगा पूछा गया है। तो परिमाण हमारा क्या होता है, ये जो होता है हमारा क्या करता है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में हमको दिया गया है तो वो हमको क्या करता है, जो हमारे हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसको कम कर देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देयर विल बी रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, देयर विल बी रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, अर्थात हिस्टेरेसिस हानि को कम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, सॉरी इसके डिटेल देख लीजिए। बोला गया है एक लैप वाउंड अर्थात लैप वाइंडिंग मशीन में 4 पोल है, यदि प्रत्येक पोल के नीचे समान एयर गैप है, ठीक है, सेम एयर गैप है, तो हिस्टेरेसिस हानियाँ कम हो जाएगी। ओके, हो जाती है। और हिस्टेरेसिस हानि क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला देखिए, ठीक है, हिस्टेरेसिस हानि का फॉर्मूला जी नीचे दिया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बोला गया है विच लॉस हैज लेस्ट प्रोपोर्शंस इन डीसी मशीन, अर्थात डीसी मशीन में हानि कम से कम अनुक्रमानुपाती होता है किसके। ठीक है, इसको आपको समझना है, जो डीसी मशीन में हानि कम से कम अनुक्रमानुपाती होता है बोला है, तो अनुक्रमानुपाती होती है हमारे, ये होती है हमारी मैकेनिकल लॉस के। ओके, मैकेनिकल लॉस के होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में दिया है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक हानि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसके बारे में और देख लीजिए। तो दिया है डीसी मशीन में हानि कम से कम यांत्रिक हानि के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, डीसी मशीन में यांत्रिक हानि कुल हानि की 10 से 12% तक होते ही, आपको याद रखना है। डीसी मशीन में जो यांत्रिक हानि होती है वो कुल हानि की 10 से 12% तक होती है। और सबसे ज़्यादा कॉपर लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस होती है। डीसी मशीन में 3 मुख्य हानि होती है जो आपको याद रखना है। ठीक है, डीसी मशीन में 3 मुख्य हानि होती है। फर्स्ट होती है हमारी लोह या कोर हानि, जिसको हम आयरन लॉस या कोर लॉसेस कहते हैं। और जो आयरन लॉस होती है ये स्थिर हानि होती है। ठीक है, स्थिर हानि होती है। और इसके अंतर्गत, आयरन लॉस के अंतर्गत हिस्टेरेसिस लॉस
और ईडी करंट लॉस आते हैं, ये हमको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आयरन लॉस क्या एक स्टैटिक लॉस होता है और इसके अंतर्गत हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर लॉस या ताम्र हानि। ओके, ताम्र हानि ये क्या होते हैं, एक अस्थिर हानि होती है जिसको हम वेरिएबल लॉस कहते हैं। ठीक है, और ये हानि जो होते हैं हमारी वाइंडिंग में होती है, वाइंडिंग लॉस होता है। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड जो होती है हमारी मैकेनिकल लॉस होता है जिसको हम यांत्रिक हानि बोलते हैं। और यांत्रिक हानि जो होती है हमारे विंडेज लॉस अर्थात, ठीक है, विंडेज लॉस और फ्रिक्शंस लॉस होता है। ओके, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बोला गया है ए डीसी शंट जनरेटर सप्लाई 450 एम्पियर एट 230 volt. The resistance of shunt field and armature 50 ohm and 0.025 ohm respectively. What will be the armature voltage drop? अर्थात एक डीसी शंट जनरेटर 450 एम्पियर 230 वोल्ट पर सप्लाई कर रहा है। शंट क्षेत्र का प्रतिरोध तथा आर्मेचर क्षेत्र का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम तथा 0.025 ओम है। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला Eg इजकल टर्मिनल वोल्टेज Vt माइनस आर्मेचर करंट Ia और आर्मेचर रेजिस्टेंस Ra होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमको दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या है, हम इसको पुट कर देंगे। ओके, तो इसको पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 450 माइनस एम्पियर हमको दिया है, सॉरी इसका ये दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया था हमारा फॉर्मूला, हम जानते हैं हमारा होता है Eg बराबर टर्मिनल वोल्टेज Vt माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो आर्मेचर करंट हमको दिया है 450 एम्पियर, ठीक है, इनटू में रेजिस्टेंस दिया है 0.025 ओम, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारा जो आ जाएगा 11.24 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है 11.24 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, इसमें दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला जो होता है Eg बराबर इक्वल Vt अर्थात टर्मिनल वोल्टेज माइनस Ia अर्थात आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। जनरेटर का एमएम समीकरण है ये, आई मीन इक्वेशन होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दिया है हमको आर्मेचर करंट का वैल्यू 450 और आर्मेचर रेजिस्टेंस का दिया है 0.025 ओम दिया है, ठीक है। तो इसको आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 450 इंटू 0.025 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 11.25 वोल्ट आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑल्ड बी अप्रोक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए डीसी मशीन, अर्थात निम्न में से कौन सी एक डीसी मशीन के परतदारों अर्थात लेमिनेशन की मोटाई पूछा है। तो लेमिनेशन की मोटाई हम जानते हैं हमारे 0.5 mm होती है। ओके, 0.5 mm, तो इसमें दिया है 0.5 mm, हमारा ऑप्शन नंबर सी में 0.5 mm, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए डीसी मशीन में लेमिनेशनों की मोटाई 0.5 mm रखी जाती है। इसे सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों से बनाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है इन ए 4 पोल डीसी मशीन, तो 4 ध्रुवीय डीसी मशीन में क्या होता है। तो यह ऑप्शन हमको दिया है सभी चारों ध्रुव उत्तरी ध्रुव होते हैं, नहीं ये गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट दिया है बारी बारी से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते, तब तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही बी सही हो जाएगा। तो इसमें दिया है अल्टरनेट पोल्स आर नॉर्थ एंड साउथ, अर्थात बारी बारी से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ओके, बाकी इसमें तो दिया था कि चारों उत्तरी होते हैं तो ये गलत हो जाता है, और इसमें दिया है चारों दक्षिणी होते हैं तो ये भी गलत हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दिया है 4 ध्रुवीय डीसी मशीन में बारी बारी से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जिसमें कि 2 नॉर्थ पोल होते हैं और दो साउथ पोल होते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया है इन केस ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइड विथ 2 लेयर लेफ्ट वाइंडिंग विथ 16 कोयल द पोल पिच विल बी, अर्थात 16 कुंडलियों के 2 परत वाले लेफ्ट वाइंडिंग में एक 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में पोल पिच कितनी होगी। तो इसमें हम पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं। हमको बोला गया है 16 कोयल बोला है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएगा हमारा 16 कोयल बोला है, और लेयर 2 है तो ये हमारा इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 32। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारी पोल पिच होती है, पोल पिच बराबर होता है हमारा पोल पिच बराबर 1 मिनट, पोल पिच बराबर होती है हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर हमको दिया है 60 इंटू 2, अर्थात हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल दिया है 4, नंबर ऑफ पोल दिया है इसमें 4 दिया है ये। ठीक है, नंबर ऑफ पोल 4 दिया है तो डिवाइड बाई 4, तो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा 8 आ जाएगा, पोल पिच 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है 8 पोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा 8 पोल। इसके बारे में देख लीजिए। चलिए देखिए, इसमें भी न्यूमेरिकल में दिया है। देखिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है, लेयर दिया है 2 लेयर एंड कोयल नंबर है 16, तो 16 इंटू 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद में पोल पिच का फॉर्मूला है नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल। ठीक है, इक्वल, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे 32 है तो 32 को रख दिए और नंबर ऑफ पोल रख दिए डिवाइड बाई 4 में, तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बोला गया है इन ए डीसी जनरेटर द आर्मेचर रिएक्शन रिजल्ट इन, अर्थात एक डीसी जनित्र में आर्मेचर की अभिक्रियाशीलता का परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है, जो परिणाम क्या होता है वो हम आपको ऑप्शन में बता देते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो हम ऑप्शन नंबर हमारा जो है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डीमैग्नेटाइजिंग ऑफ लीडिंग पोल टिप्स एंड मैग्नेटाइजिंग ऑफ द ट्रेलिंग पोल टिप्स, अर्थात मुख्य ध्रुवों के सिरों का विचुंबीकरण और पिछले ध्रुवों के सिरे का चुंबीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या दिया गया है एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का परिणाम मुख्य ध्रुवों के सिरों का
विचुंबीकरण और पिछले ध्रुव के सिरे का चुंबीकरण होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और विचुंबकन एम्पियर वर्तनों अर्थात टर्नों की विचुंबकन एम्पियर वर्तनों अर्थात डिमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स को मुख्य क्षेत्र कुंडलन पर अतिरिक्त वर्तन लगाकर निष्प्रभावित किया जाता है, ठीक है, निष्प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए विचुंबकन एम्पियर वर्तनों की प्रतिध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात इसलिए विचुंबकन एम्पियर वर्तनों की प्रतिध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है, यह आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 64, बोला है द डेमैग्नेटाइजेशन component of armature reaction in DC जनरेटर, ठीक है। बोला है द डीमैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी जनरेटर, अर्थात एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया के घटक का विचुंबकीकरण। तो ये क्या होता है हमारा, जब ऐसा होता है तो हमारा जनरेटर का EMF होता है वो कम कर देता है, अर्थात जो हमारा जनरेटर का EMF होता है उसे रिड्यूस कर देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है वो देख लेते हैं हम। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में रिड्यूस जनरेटर EMF, अर्थात जनरेटर का EMF कम कर देता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं नीचे। ओके, नीचे दिया है, नीचे दिया हुआ है एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर की अभिक्रिया के घटक का विचुंबकीकरण अर्थात डीमैग्नेटाइजेशन जनरेटर का EMF कम कर देता है, ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है जनरेटर का EMF को कम कर देता है, क्योंकि विचुंबकन में वर्तनों की संख्या चालकों की संख्या की आधी होती है, क्योंकि दो चालक मिलकर एक वर्तन बनाते हैं, इसको आपको याद रखना है। ओके, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, EMF को डिक्रीज कर देता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। ओके, बोला गया है इन डीसी जनरेटर द पोलैरिटी ऑफ द इंटरपोलिस, अर्थात एक डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव की ध्रुवीयता अर्थात पोलैरिटी क्या होती है पूछा गया। तो इसमें डीसी जनरेटर केस में क्या होता है, जो हमारा आने वाला मेन पोल होता है, ठीक है, मान लीजिए इंटरपोल है, इंटरपोल के जस्ट आगे जो मेन पोल आता है उसके समान होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ दिया है, इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए में ही दिया है, सेम अस दैट ऑफ द मेन पोल अहेड, अर्थात आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए एक्यूरेट हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए नीचे क्या दिया है, डीसी जनरेटर में अंतर ध्रुव की ध्रुवीयता अर्थात पोलैरिटी आगे आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है और मोटर में पीछे वाले ध्रुव के समान, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। बोला गया है इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड, इन डीसी जनरेटर ऑन नो लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज, अर्थात बिना किसी भार पर एक डीसी जनरेटर में रिक्त स्थान में वायु अंतर का फ्लक्स वितरण क्या होता है। तो इसमें फ्लक्स वितरण जो होता है हमारा समान होता है, मतलब समतल होता है, समतल सतही होता है, ठीक है, समतल सतही जिसको हम फ्लैट टॉपेड भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा फ्लैट टॉपेड अर्थात समतल सतही। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। ओके, दिया बिना किसी भार पर एक डीसी जनरेटर में रिक्त स्थान में वायु अंतर का फ्लक्स वितरण समतल सतही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोला गया है फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर मीन्स, अर्थात डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का क्या अर्थ है। तो इसमें क्या होता है कि फील्ड फ्लैशिंग के केस में कि जो हमारा डीसी सोर्स होता है उसके द्वारा जो क्या बोलना चाहिए, रेडिजुअल मैग्नेटिज्म होता है
उसको उत्पन्न करता है वो, ठीक है। तो उसके उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग होता है। अर्थात हमको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्रिएटिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बाय ए डीसी सोर्स, अर्थात किसी डीसी सोर्स द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें देख लिए डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग का अर्थ किसी डीसी सोर्स द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 68। बोला गया है इन ए डीसी मशीन स्टेटर लॉस इज द सम ऑफ, अर्थात एक डीसी मशीन में विपतित क्षय किसका योग होता है। तो ये हम जानते हैं, ये जो होता है हमारा आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस और हमारा है था मैकेनिकल लॉस का, ठीक है, मैकेनिकल लॉस का। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देख लेते हैं कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी में आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। ओके फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। ओके देखिए डी, डीसी मशीन में विपतित हानियाँ अर्थात स्ट्रे लॉस, लो हानि तथा यांत्रिक हानि का योग होता है, अर्थात स्ट्रे लॉस इक्वल मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। द सीरीज फील्ड ऑफ ए शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर इज एक्साइटेड बाय, अर्थात एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर का श्रृंखला क्षेत्र किससे उत्तेजित होता है। तो ये हम जानते हैं कि हमारा जो लोड करंट होता है, ठीक है, लोड करंट होता है उसके द्वारा एक्साइटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, लोड करंट अर्थात भार धारा। ओके, इसके बारे में देख लीजिए नीचे कह दिया है एक शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में जो श्रृंखला क्षेत्र अर्थात सीरीज फील्ड होता है वो भार धारा अर्थात लोड करंट से उत्तेजित होता है, जो कि हमको डायग्राम में भी दिया हुआ है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें नीचे फॉर्मूला भी दिया है, सब फॉर्मूला को देख लीजिए। फॉर्मूला में जो होता है हमारा ISH अर्थात शंट करंट इक्वल होता है हमारा V अपॉन RSH, अर्थात RSH का अर्थ होता है हमारा शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा V बराबर इसमें होता है EB माइनस आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है IA अर्थात आर्मेचर करंट बराबर होता है IL अर्थात लोड करंट प्लस शंट करंट। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शू इन ए डीसी मशीन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मशीन में पोल शू का एक कार्य नहीं है। तो डीसी पोल शू का काम ये नहीं रहता है इसमें कि वो जो हमारा ईडी करंट लॉस होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। बाकी दूसरा इसमें देख लेते हैं अपन ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ओके, ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट दिया है इसमें, फर्स्ट वाले में टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, और सेकंड दिया है टू सपोर्ट द फील्ड कोइल, तो ये होता है, ठीक है। दूसरा बोला है सी नंबर बोला है टू स्पीड आउट फ्लक्स ऑफ बेटर यूनिफॉर्मिटी, तो ये भी होता है। और डी का दिया है टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, तो ये भी होता है। तो हमारा जो होता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, अर्थात हमारा जो इंटरपोल होता है वो ईडी करंट लॉस को कम नहीं करता है। ओके, इसके बारे में देख लीजिए, सॉरी पोल शू। देख लीजिए डीसी मशीन में पोल शू, ठीक है, मैं गलती से वहाँ पे इंटरपोल बोल दिया था। पोल शू का कार्य जो फील्ड कोइल होता है की सहायता करना होता है, ठीक है।
ये याद रखना है आपको। डीसी मशीन में जो पोल शू होता है उसका मेन काम होता है जो फील्ड कॉइल का सहायता करना तथा समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का कार्य होता है उसका। ओके, समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का काम होता है और चुंबकीय पथ की विमुखता को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, और भंवर धारा हानि से कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। बोला गया है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द गिवन कोड्स। अर्थात सूची 1 का सूची 2 के साथ मेल करे और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करे बोला गया है। ओके, तो इसमें दिया है हमको टाइप ऑफ जनरेटर और लीड कैरेक्टरिस्टिक दिया है। ओके, तो इसको देख लेते हैं अपन। ओके, फर्स्ट का दिया है सीरीज वाउंड, अर्थात सीरीज वाउंड जनरेटर हमारा होता है वो राइजिंग होता है, तो ये सही है। सीरीज इसका राइजिंग करता है ये, तो ये बात सही है, अर्थात बढ़त करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अर्थात स्वतंत्र रूप से उत्तेजित, तो इसमें ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट वोल्टेज, तो ये भी सही है। इसमें जो वोल्टेज होता है वो लगभग स्थायी होता है। ठीक है, तो ये भी सही। इसका जस्ट इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा और बी वाले का भी यही हो जाएगा। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं अपन। ओके, सी दिया है शंट वाउंड, शंट वाउंड का दिया है स्लाइटली ड्रॉपिंग, अर्थात इसमें शंट वाउंड में स्लाइटली ड्रॉपिंग होता है, ये भी सही है, तो इसका भी 3 नंबर वाला ही सही हो जाएगा, स्लाइटली ड्रॉपिंग। और डी नंबर पे दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड, तो इसमें जो होता है रेपिडली फेलिंग होता है, अर्थात तेज गिरावट होता है, तो ये भी सही है। तो सभी का आंसर जैसे कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया। ओके, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें देख लीजिए। ओके, इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाए हम, तो सीरीज वाउंड का है तो इसमें बढ़ता है। ओके, और सेपरेटली एक्साइटेड जो होता है उसमें लगभग कांस्टेंट होता है। ओके, और जो हमारा शंट वाउंड होता है उसमें मामूली गिरावट होती है, ये भी सही है। और डिफरेंशियल कंपाउंड में तेज गिरावट होता है, तो चारों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ओके, इसमें बोला गया है इफ टी बी द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशन देन ईडी करंट लॉस इन ए जनरेटर विल वेरी टू, अर्थात यदि टी परत अर्थात लेमिनेशन की मोटाई है तो एक जनरेटर में आवर्त अर्थात एडी धाराशय कितना परिवर्तित होता है। तो हम जानते हैं टी के रिस्पेक्ट में स्क्वायर में होता है, टी के रिस्पेक्ट में स्क्वायर में होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी में दिया है। ठीक है, टी का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एक्यूरेट हो जाएगा। ओके, इसके बारे में देख ले, भंवर द्वारा हानि लेमिनेशन की मोटाई टी स्क्वायर के अनुपात में परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 73। बोला गया है इन डीसी जनरेटर आर्मेचर रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय, अर्थात डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया निम्न द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जो होती है हमारी आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर करंट के द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, फील्ड एंड आर्मेचर करंट अर्थात क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा द्वारा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। ओके, इसमें दिया है डीसी जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा, ठीक है, क्षेत्र तथा आर्मेचर धारा अर्थात फील्ड
एंड आर्मेचर करंट द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो मेन पोल से निकलने वाले फ्लक्स, जो मेन पोल से फ्लक्स निकलता है उस फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है। ओके, कमज़ोर कर देता है। यह दो तरीके से करता है, अर्थात क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग, दो तरीके से जो हमारा फ्लक्स को कमज़ोर करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज द स्पीड बिलो विच, अर्थात डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल पर, क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे, उस चाल के नीचे क्या होता है, हमारा वोल्टेज का नहीं बनता है। ठीक है, उसमें मतलब जो हमारे क्रांतिक चाल या हमारा क्या बोलना चाहिए, क्रिटिकल स्पीड के नीचे हमारा जो वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, उसके ऊपर ही इंड्यूस होता है या उसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। द जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज, अर्थात जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहेगा जब जनित्र की स्पीड जो है वो क्रांतिक चाल से नीचे रहेगी। ठीक है, डीसी शंट जनित्र की क्रांतिक चाल वह चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल होता है। हमको वोल्टेज क्रिएट करना है तो हमारी जो स्पीड है वो क्रांतिक चाल या क्रिटिकल चाल से ऊपर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बोला गया है ए सिक्स पोल लेफ वाउंड डीसी जनरेटर has 300 conductor, EMF induced per conductor is 5 volt. This generator will generate EMF, अर्थात कितना EMF जनरेट करेगा बोला गया है। ठीक है, अर्थात एक 6 ध्रुव वाली लेफ वाउंड डीसी जनित्र में 300 चालक है, प्रति चालक में EMF 5 वोल्ट है। ओके, यह जनित्र में EMF उत्पन्न करेगा। ठीक है, उत्पन्न करेगा बोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर पर पाथ बराबर क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, तो कितना दिया है इसमें 300 दिया है, तो हम कर देंगे 300। ओके, ओपन हमारा क्या होता है, ओपन में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो इसमें दिया है लेफ्ट वाउंड और इसमें नंबर ऑफ पोल दिया है से, तो लेफ्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ पोल जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारा 6 हो जाएगा। ओके, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे हमारे, तो हमारा आ जाएगा 50। ओके, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, तो EMF बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू, यहाँ वोल्ट कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है, इंटू 5 इक्वल हमारा आ जाएगा 250 वोल्ट। ओके, 250 वोल्ट। तो देख लेते ऑप्शन नंबर हमारा दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 250 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, इसके बारे में और देख लीजिए। यह है एक लेफ वाउंड में ध्रुवों की संख्या 6 है, जनित्र में चालकों की संख्या 300 है, प्रति चालक EMF 5 वोल्ट है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर पैरेलल पाथ जो है वो हमारा दिया है, नंबर ऑफ बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं और पैरेलल पाथ को A से। ओके, तो हमारे 300 है, 300 डिवाइड बाई 6 हम रख दिए तो हमारा आएगा 50। ओके, 50 आ गया। फिर EMF के लिए हम 50 और हमको 5 वोल्ट दिया है तो 50 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा EMF हो जाएगा 250 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। बोला गया है व्हेन द सीरीज फील्ड इज सो कनेक्टेड दैट इट्स एम्पेयर टर्न्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑफ शंट फील्ड, the generator is said to be
अर्थात जब श्रेणी क्षेत्र को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसके एम्पियर फेरे उसी दिशा में चलते हैं जो शंट क्षेत्र की है, तो जनरेटर कहाँ होगा। ठीक है, बोला गया है श्रेणी क्षेत्र को उसी प्रकार संयोजित किया जाता है कि इसके एम्पियर फेरे उसी दिशा में चलते हैं जो शंट क्षेत्र की है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा सीरीज फील्ड है और शंट फील्ड है, इसके जो नंबर ऑफ फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो ये होता है हमारा, हम जानते हैं कम्युलेटिव जो होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड हमारा जनरेटर उसमें होता है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं इसमें कहाँ दिया है। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये बोला कि तो हमारा जो शंट फ्लक्स और जो सीरीज फ्लक्स, ओके, इसके भी नीचे की डायरेक्शन है करंट की और इसके सीरीज वाले के भी नीचे की, तो इनका फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अर्थात मजबूत फ्लक्स क्रिएट होगा, तो वो होता है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में। तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। यह सही से दिख नहीं रहा है, इसमें लिखा है कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर, अर्थात संचयी मिश्रित जनरेटर। और ये जनरेटर जो होता है हमारा अधिक लोड के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। ओके, और इसमें कनेक्शन जो होता है हमें ये देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है। इसमें जो हमारा शंट करंट होता है, जो फील्ड करंट होता है और सीरीज करंट होता है, ओके, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम होती है, जिसके कारण वो मजबूत हो जाता है और अधिक लोड के ऊपर चलने के लिए उपयोगी हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर। ओके, इसमें देख लेते हैं और डिटेल में क्या दिया है। चलिए, इसमें दिया है संचयी मिश्रित जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, ये दिया है फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न फ्लक्स सीरीज वाइंडिंग से उत्पन्न फ्लक्स के एक ही दिशा में होता है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में बताया। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है, जिससे फ्लक्स और भी मजबूत हो जाता है, अतः अधिक लोड पर चलने के लिए चलित किया जा सकता है, मतलब अधिक लोड पर हम चला सकते हैं। ओके, इसमें बोला है संचयी मिश्रित जनरेटर। ओके, इसमें सही दिख नहीं रहा है। संचयी मिश्रित जनरेटर का उपयोग अधिक लोड तथा इंटरमीडिएट लोड के लिए किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम यूज करंट जनरेटर, अर्थात निम्न में से कौन सा प्रमेय धारा जनरेटर का प्रयोग करता है। तो हम जानते हैं कि धारा अर्थात करंट जनरेटर के लिए जो होता है हमारा थेवेनिन थ्योरम होता है वो यूज होता है, और वोल्टेज जनरेटर के लिए होता है हमारा वो होता है थेवेनिन थ्योरम, और करंट के लिए नॉर्टन थ्योरम। ओके, तो हमको पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम यूज टू करंट जनरेटर। ठीक है, अर्थात धारा जनरेटर के लिए, तो धारा के लिए हो जाएगा हमारा नॉर्टन थ्योरम, ऑप्शन नंबर डी। अगर वोल्टेज जनरेटर पूछता तो उसमें हो जाता हमारा थेवेनिन थ्योरम, तो ऑप्शन नंबर हमारा अभी डी सही हो जाएगा। ओके, इसमें देख लीजिए। ओके, बोला गया नॉर्टन प्रमेय में धारा जनरेटर का प्रयोग होता है क्योंकि स्थिर धारा I वाले एक सोर्स से के साथ समांतर में संलग्न एक समतुल्य प्रतिरोध होता है, इसके पैरेलल में होता है, और थेवेनिन में क्या होता है वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है। ओके, इसको भी याद रखिए। ठीक है, आपको याद रखिए जो नॉर्टन प्रमेय में होता है जो करंट सोर्स है इसके पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, RN होता है, ये नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है। ओके, और या हम ये बोल सकते हैं कि करंट सोर्स के पैरेलल में एक प्रतिबाधा होती है, और उसके थेवेनिन के कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा है करंट सोर्स इसके जगह पे प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स हो जाता है, और यहाँ पे सीरीज में हमारा जो थेवेनिन रेजिस्टेंस हो जाता है या प्रतिबाधा हो जाती है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। बोला गया है द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लेमिनेटेड। ठीक है, अर्थात डीसी मशीन में आर्मेचर को पटलित या लेमिनेशन क्यों किया जाता है। हम जानते हैं कि इसको लेमिनेशन हम करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, तो इसमें कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है हमारा टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, अर्थात भंवर धारा हानि कम करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हो नीचे क्या दिया है। ओके, दिया है डीसी मशीन के
आर्मेचर को पटलित या लेमिनेटेड किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो भंवर धारा हानि अर्थात इंडिकरेंस लॉस होता है वो कम हो जाता है। ओके, डीसी मशीन में आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों चादरों से पटलित से बनाया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना है, हमारे जो डीसी मशीन के आर्मेचर की जो सिल होता है उसको सिलिकॉन स्टील की पतली पतली चादरों को पटलित करके बनाया जाता है। ओके, और इसकी मोटाई जो थिकनेस होती है वो 0.5 mm होती है, जो कि हमको पिछले क्वेश्चन में पूछ भी लिया था। ओके, और ईडी करंट लॉस के लिए हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है वो बी मैक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी, जिसमें कि हमको पूछ लिया था पिछले क्वेश्चन में टी क्या होता है ईडी करंट के लॉस के इसमें, तो वो इसकी टी स्क्वायर होता है, जो हम पिछले क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। ओके, जहाँ टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्टैम्पनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, बट इसमें दिख नहीं रहा है हमको नंबर ऑफ कितना क्या नंबर दिया है, इसको फाइंड आउट करने में हमको दिक्कत जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दिख भी नहीं रहा है कुछ, तो इसको स्किप कर देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। ओके, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 80 में, ए पोल पिच इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, तो इसमें पूछा है विद्युत मशीन में एक पोल पिच होगा, तो विद्युत मशीन में जो इलेक्ट्रिकल पिच होती है वो इक्वल होता है हमारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ओके, इसमें दिया है एक विद्युत मशीन में एक पोल पिच बराबर 180 डिग्री विद्युत होता है। दो निकटवर्ती अर्थात एडजेक्स ध्रुवों के बीच की दूरी को ध्रुव पिच या पोल पिच कहते हैं। ठीक है, यह प्रति ध्रुव चालों की संख्या की ध्रुव पिच कहलाती है। ध्रुव पिच को ज्ञात करने के लिए आर्मेचर की परिधि को मशीन के ध्रुवों की संख्या से भाग देने पर ध्रुव पिच प्राप्त होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। बोला गया है द कमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ ए शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉस इक्वल्स द डैश लॉस, अर्थात शंट जनित्र की वाणिज्यिक दक्षता अधिकतम होती है जब परिवर्ती हानि डैश के बराबर होती है। तो वो अधिकतम के लिए होता है, वो कांस्टेंट मतलब वेरिएबल हानि कांस्टेंट हानि के बराबर होती है, तब वो एफिशिएंसी अधिकतम होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए। ठीक है, शंट जनित्र। ओके, शंट जनित्र की वाणिज्यिक दक्षता अधिकतम होती है जब परिवर्ती हानि अर्थात वेरिएबल हानि स्थायी हानि अर्थात कांस्टेंट हानि के बराबर होती है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं। ओके, और शंट जनरेटर एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है, ये भी याद रखना है। ओके, और जनरेटर का इस शंट जनरेटर का प्रयोग जो है हम वो बैटरी को आवेशित या चार्जिंग करने में भी यूज में लाते हैं। और शंट जनरेटर नो वोल्टेज पर रेटेड वोल्टेज जनरेट करता है, ये भी याद रखना। ओके, शंट जनरेटर जो होता है हमारा नो लोड पर रेटेड वोल्टेज जनरेट करता है। और शंट जनरेटर लगभग कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। बोला गया है ये कहाँ से आ गया यार, चलिए चले गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसमें 82 नंबर में बोला है द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज मैक्सिमम व्हेन वेरिएबल लॉस आर इक्वल, अर्थात डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम होगी जब वेरिएबल हानि जो होती है वो हमारी स्थिर हानि के बराबर होती है, अर्थात जो वेरिएबल लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, कांस्टेंट इक्वल टू द
कांस्टेंट लॉस के बराबर होता है, तो हमारी जो इफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस अर्थात नियत हानि। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम इफिशिएंसी कंडीशन में जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। इसमें कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस और आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। ओके, दिया है डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्ती हानि अर्थात वेरिएबल लॉस नियत हानि अर्थात कांस्टेंट लॉस के बराबर होगी, और डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम शक्ति स्थानांतरण के समय 50% से कम होती है या 50% होती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 बोला गया है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट इज मोस्ट बी अर्थात दिष्ट धारा आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता है कि, तो मूल आवश्यकता क्या है इसमें, एक क्लोज, इसमें दिया एक लेफ्ट वाइंडिंग, ए क्लोज वन, ए वेव वाइंडिंग, आइदर ए और सी। तो इसमें इनमें से हमारा रहेगा ए हो जाना चाहिए, क्योंकि एक क्लोज वन अर्थात कुंडली बंद रहेगी तो ही काम करेगी, तो कुंडली का बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या दिया है। ओके, बी दिया है। ओके, इसमें दिया है दिष्ट धारा आर्मेचर कुंडली की मूल आवश्यकता है कि कुंडली बंद हो अर्थात कोइल क्लोज हो। अर्थात आर्मेचर कुंडली में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स त्रिभुजाकार होता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आर्मेचर के कोइल में जो उत्पन्न होता है वो फ्लक्स होता है ट्रायंगुलाकार होता है, ये भी याद रखना है। और फील्ड का फ्लक्स वर्गाकार होता है, ये याद रखना। ठीक है, आर्मेचर कुंडली में उत्पन्न होने वाला फ्लक्स त्रिभुजाकार होता है और फील्ड का फ्लक्स जो होता है वो वर्गाकार होता है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, इसलिए परिणामी फ्लक्स जो होता है वो एयर गैप का फ्लैट टॉपेट प्रकृति का फ्लक्स होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 इसमें 84 बोला गया है द इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर ऑफ ए लैप वाउंड बोला गया है। ठीक है, इसमें 4 पोल डीसी मशीन हैविंग 1000 आर्मेचर कंडक्टर rotating at 600 rpm and with 0.1 वेबर फ्लक्स पर पोल। ठीक है, 0.1 वेबर फ्लक्स पर पोल इज, अर्थात 4 पोल डीसी मशीन जिसमें 1000 आर्मेचर कंडक्टर है जो 0.1 वेबर फ्लक्स पर पोल सहित 600 आरपीएम पर रोटेट कर रही है, इसके आर्मेचर में इंड्यूस ईएमएफ होगा। ओके, ईएमएफ पूछा है, और इसमें आपको याद रखना, इसमें जो बोला है हमको याद रखना, लैप वाउंड बोला है। ठीक है, लैप वाउंड, तो इसमें नंबर ऑफ पोल जो होता है वो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होता है। ओके, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होता है, तो इसमें 4 दिया है नंबर ऑफ पोल, तो पैरेलल पाथ भी 4 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम जानते हैं, इसमें हम सोल्व कर लेते हैं। हम फार्मूला जानते हैं ईएमएफ का क्या होता है हमारा, ईएमएफ इसकल क्या होता है हमारा, फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए होता है। ओके, अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें हमारा दिया है फ्लक्स फाई का वैल्यू क्या दिया है, 0.1 वेबर दिया है। ओके, तो इसको हम लिख देंगे 0.1। ओके, 0.1 इंटू क्या दिया है उसके बाद में जेड दिया है, नंबर ऑफ कंडक्टर दिया है हमको 1000। ओके, तो इसको लिख देंगे हम 1000 इंटू उसके बाद में क्या दिया है हमको एन अर्थात आरपीएम स्पीड कितनी 600 आरपीएम दिया है, तो इंटू 600। ओके, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, फिर नंबर ऑफ पोल दिया है 4। ओके, नंबर ऑफ पोल दिया है हमारा 4, तो 4 हो जाएगा।
ओपन ओपन 60, और लेफ्ट वाइंडिंग है तो लेफ्ट वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। नंबर ऑफ पोल 4 है तो हमारे पैरेलल पाथ भी 4 हो जाएंगे। ओके, तो इनको हम शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो EMF आ जाएगा, EMF आ जाएगा 1000 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो आंसर हमारा 1000 वोल्ट हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। ओके, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 1000 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 1000 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लीजिए, ठीक है, इसमें देख लीजिए नंबर ऑफ पोल 4 दिया है, नंबर ऑफ कंडक्टर 1000 दिया है, फ्लक्स दिया है 0.1 वेबर पर पोल, और स्पीड दिया है 600 RPM, और फॉर्मूला हमारा EMF का होता है। ठीक है, इसमें P आगे लगा दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P इंटू 5 इंटू Z इंटू N अपॉन 60 इंटू A। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है हमारा लेफ्ट वाइंडिंग की कंडीशन में, इसमें नोट में भी दिया है, लेफ्ट वाइंडिंग की कंडीशन में जो पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम सबका वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा जो है EMF 1000 वोल्ट आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ओके, बोला गया है द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ द DC जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, अर्थात DC जनरेटर की क्रिटिकल प्रतिरोध डैश का प्रतिरोध है, तो वो होता है हमारा फील्ड का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है फील्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा फील्ड। इसमें देख लीजिए DC जनरेटर में क्रिटिकल प्रतिरोध फील्ड का प्रतिरोध होता है, ये हमको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बोला गया है व्हेन देयर इज ए वेरिएबल ऑफ लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस विच ऑफ द फ्लोइंग DC जनरेटर कैन नॉट डिलीवर पावर एट कांस्टेंट वोल्टेज बोला है। ठीक है, अर्थात जब लोड प्रतिरोध की भिन्नता होती है तो निम्न में से DC जनरेटर लगातार वोल्टेज पर शक्ति नहीं दे सकता। तो ये हमारा कौन सा शक्ति नहीं देता है? इसमें जो हमारा शंट जनरेटर होता है वो नहीं देता है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में हम, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है। चलिए इसमें शंट जनरेटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ओके, इसमें इसके बारे में और देख लीजिए। चलिए दिया है जब DC जनरेटर, ठीक है, जब DC जनरेटर के भार प्रतिरोध को परिवर्तित करते हैं तो नियत वोल्टेज पर शंट जनरेटर पावर उत्पन्न नहीं करता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। जब किसी DC जनरेटर के भार प्रतिरोध को परिवर्तित करते हैं तो नियत वोल्टेज पर शंट जनरेटर पावर उत्पन्न नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। बोला गया है विच लॉस इन ए DC जनरेटर सिग्निफिकेंटली वेरियस विद द लोड करंट, अर्थात DC जनरेटर में कौन सी क्षति लोड करंट के साथ अधिक बदलती है। ठीक है, लोड करंट के साथ कौन सी बदलती है हम जानते हैं कि जो हमारे कॉपर लॉस होते हैं वो वेरिएबल लॉस होती है और वो लोड करंट के साथ में बदलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दिया है ए वाला आर्मेचर कॉपर लॉस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस, अर्थात आर्मेचर ताम्र हानि। ओके, इसके बारे में देख लीजिए। और इसमें काफ़ी दिया है, देखिए लॉसेस इन ए जनरेटर। ठीक है, लॉसेस इन जनरेटर दिया है। ओके, इसमें देख लेते हैं हम। फर्स्ट दिया है हमारा कॉपर लॉस। ओके, कॉपर लॉस दिया है। कॉपर लॉस जो होता है हमारा वेरिएबल लॉस जो होता है ये हम जानते हैं। ओके, और ये आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस और लॉस ड्यू टू ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद में दिया है आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है हमारा स्टैटिक लॉस होता है, अर्थात स्थिर या कांस्टेंट लॉस होता है। ठीक है, और इसमें आयरन लॉस के अंतर्गत आता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, इसको याद रखना है। ठीक है, और थर्ड होता है मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस में मतलब फ्रैक्शन लॉस और विंडेज लॉस। ठीक है, तो आपको याद रखना जो हमारा जनरेटर होता है उसमें मेन 3 प्रकार के लॉस होता है, ये भी पूछा। तो मेन 3 प्रकार का होते हैं, एक कॉपर लॉस, दूसरा आयरन लॉस और तीसरा मैकेनिकल लॉस। ओके, कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं और आयरन लॉस को स्टैटिक लॉस भी कहते हैं।
ओके। और कॉपर लॉस के अंतर्गत आता है हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस और लॉस ड्यू टू ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ओके। और आयरन लॉस के अंतर्गत आता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। और मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत आता है हमारा फ्रैक्शन लॉस और विंडेज लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। ओके, इसमें और दिया है आर्मेचर कॉपर लॉस बराबर होता है हमारा आर्मेचर करंट स्क्वायर इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, जहाँ पे आई ए अर्थात आर्मेचर करंट और आर ए अर्थात आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। द आर्मेचर कॉपर लॉस इज वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लोड ऑफ मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 88। बोला गया है इन ए डीसी मशीन इट P is the number of pole, ओके, और N is the आर्मेचर स्पीड। ठीक है, आर्मेचर स्पीड इन आरपीएम, मतलब आरपीएम में है स्पीड। ठीक है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन रिवर्सली विल बी, अर्थात एक डीसी मशीन में यदि P इज द नंबर ऑफ पोल, अर्थात P जो है वो पोल की संख्या है और N जो है हमारे आर्मेचर गति है आरपीएम में, तो मशीन रिवर्स की आवृत्ति होगी। ठीक है, तो मशीन रिवर्स की आवृत्ति क्या होती है, हम जानते हैं मशीन रिवर्स की आवृत्ति होती है हमारे P इंटू एन अपॉन 120 होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है P इंटू एन अपॉन 120, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये याद रखिए। और जो हमारी मशीन होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जस्ट इसके ऑपोजिट, ये याद रखिएगा। और ओके, तो डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और एफ बराबर हमारा होता है इसमें P इंटू एन अपॉन 120। ठीक है, जहाँ पे P जो होता है पोलो की संख्या, N जो होता है आर्मेचर की गति आरपीएम में होती है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 89। बोला गया है द ब्रश ऑफ ए डीसी मशीन आर मेड ऑफ, अर्थात डीसी मशीन के ब्रश बने होते हैं। तो हम जानते हैं डीसी मशीन के ब्रश जो होते हैं हमारे कॉपर के, मेनली कॉपर से बने होते हैं। तो इसमें कॉपर दिया है ऑप्शन नंबर डी में, कार्बन के बने होते हैं, सॉरी कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, गलत से कॉपर निकला, कार्बन के बने होते हैं। ओके, और कॉपर के हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वहाँ पर हम कॉपर के ब्रश की यूज़ करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें द नंबर ऑफ ए डीसी मशीन आर द ब्रशेस ऑफ ए डीसी मशीन आर मेड ऑफ, अर्थात डीसी मशीन में ब्रश बने होते हैं तो ये कार्बन के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा कार्बन। ओके, इसमें देख लीजिए और डिटेल में, डीसी मशीन में के ब्रश कार्बन के बने होते हैं। डीसी धारा एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, और ऊर्जा का यह परिवर्तन गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पादन सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर गिव्स रिलेशन बिटवीन, अर्थात लोड सैचुरेशन, चलो हिंदी में देख लेते हैं। एक डीसी जनरेटर की लोड संतृप्ति विशेषता इनके बीच संबंध देती है। तो हमारा जो है किसके बीच देती है, वो देता है V और हमारा IF के बीच संबंध बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है V एंड IF। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए दिया है एक डीसी जनरेटर की लोड संतृप्ति विशेषताएं V और IF के बीच संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ओके, इसमें बोला गया है इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड
EMF इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश, अर्थात दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो EMF होता है हमारा EMF होता है हमारा, यह फ्लक्स फाई Z मतलब नंबर ऑफ चालक, स्पीड n और नंबर ऑफ पोल P के अनुक्रमानुपाती होता है और 60 और पैरेलल पाथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या दिया है। फील्ड धारा, तो इससे तो कोई मतलब ये तो होता ही नहीं है उसके फॉर्मूले में। ओके, फील्ड धारा ये तो होता ही नहीं है। फिर दूसरा दिया है आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या, तो इसके अनुक्रमानुपात और इसके व्युत्क्रमानुपात, तो यहाँ पे अनुक्रमान पूछा है तो ये भी हट जाएगा। फिर डमी कुंडली में कोई, तो ये भी होता नहीं है उसमें। लास्ट दिया है पोल फ्लक्स, अतः पोल फ्लक्स तो सही है, इसके पोल फ्लक्स फाई होता है हमारा, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। चलिए, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, ये हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में लगाते भी आ रहे हैं। तो जो EMF होता है हमारा फ्लक्स फाई के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। बोला गया है द ब्रश इन डीसी मशीन आर मेड ऑफ कार्बन, अर्थात डीसी मशीन के ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं। तो ये मेनली कार्बन के बने होते हैं, तो ये वो होते हैं हमारे, मतलब कार्बन के इसलिए बने होते हैं जो कम्यूटेटर के ऊपर घिसते हैं। ठीक है, ऐसा कम्यूटेटर बना होता है, उसके ऊपर कार्बन ब्रश लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो कम्यूटेटर ये घूमता है उसके हमारा रोटर के साथ में, सॉफ्ट के ऊपर का सा होता है, और ये स्थिर रहते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, तो वो कार्बन ब्रश घिसते जाते हैं। तो कार्बन के इसलिए बनाते हैं, और कार्बन के ब्रश घिस जाते हैं और कम्यूटेटर को बहुत कम घिसता है। ठीक है, अगर इसके जगह पे दूसरा कोई मटेरियल यूज़ करेंगे हम, तो उसमें क्या होता है कि वो कम्यूटेटर को ज़्यादा घिस देगा। ठीक है, फिर उसमें करंट का जो रिसीविंग का भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा कम्यूटेटर के घिसाव को कम करने के लिए कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बी में दिया है, टू रिड्यूस द वेयर एंड टेयर ऑफ कम्यूटेटर, अर्थात कम्यूटेटर के घिसाव को कम करने के लिए। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में और क्या दिया है। ओके, इसमें दिया है डीसी मशीन के ब्रशेज कार्बन के बने होते हैं कम्यूटेटर के घिसाव को कम करने के लिए। ओके, डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाहरी परिपथ को प्रदान करने के लिए जो डिवाइस प्रयोग की जाती है वह ब्रश ही होता है। ठीक है, तो देखो हमारे डीसी जनरेटर के आर्मेचर के जो वाइंडिंग होती है वो कम्यूटेटर से लगी होती है। ठीक है, जो EMF इंड्यूस होता है वो हमारा आता है इसमें कम्यूटेटर में, और कम्यूटेटर से जो ब्रश लगे होते हैं वो हमको बाहर पावर को देने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ओके, और ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। ब्रश का मुख्य कार्य कम्यूटेटर के साथ में फिसलता हुआ संपर्क को स्थापित करना होता है। कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग पत्ती होती है। ओके, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। देखिए UPRVUNL में 2015 में पूछा है, BSNL TTA में पूछा है 2016 में, ASSC JEE में पूछा है 2017 में, और कोल इंडिया लिमिटेड में पूछा है 17 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। ओके फ्रेंड, तो इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा आप। ओके, चलिए देख लेते क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 93 बोला गया है डमी कोयल इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस डैश, अर्थात दिष्ट धारा जनित्र में डैश को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। तो डमी कुंडली का प्रयोग हम जानते हैं, इसको जो हमारा मैकेनिकल अनबैलेंस होता है, यांत्रिक अनबैलेंस होता है, उसको संतुलित करने के लिए हम डमी कोयल का उपयोग करते हैं, जो कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, मैकेनिकल अनबैलेंस अर्थात यांत्रिक असंतुलन के लिए। ओके, इसमें देख लीजिए और क्या दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिया है डीसी जनित्र में यांत्रिक असंतुलन को कम करने के लिए डमी कुंडली का प्रयोग किया जाता है। डमी कुंडली वेव कुंडलन के साथ प्रयोग की जाती है, इसको भी याद रखना। ठीक है, जो डमी कोयल होती है वो वेव कोयल के साथ में प्रयोग की जाती है, इसको भी याद रखना। ओके,
और डमी कोइल कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसमें एक तो बात है डमी कोइल जो होता है हमारे वेव कोइल के साथ में यूज आती है, और दूसरा जो डमी कोइल होती है वो कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। डमी कोइल डीसी जनरेटर में आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन उपलब्ध करवाता है। ओके, क्योंकि आर्मेचर में कुछ स्लॉट्स बिना कुंडलन के होते हैं जो असंतुलन उत्पन्न करते हैं, और असंतुलन को वापस बैलेंस में लाने के लिए हम डमी कोइल का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए इनमें से बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। बोला गया है एल्यूमिनियम इज नॉट यूज, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज अस वाइंडिंग वायर। ठीक है, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज अस वाइंडिंग वायर फॉर द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन बिकॉज, अर्थात एल्यूमिनियम को डीसी मशीन के आर्मेचर की वाइंडिंग मशीन में प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? तो इसका प्रयोग इसलिए नहीं करते हम क्योंकि एल्यूमिनियम को क्या होता है, ज़्यादा वाइंडिंग स्पेस की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या है एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं करते हैं और कॉपर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, ऑफ लार्ज वाइंडिंग स्पेस रिक्वायर्ड बाय एल्यूमिनियम कंडक्टर, अर्थात एल्यूमिनियम को ज़्यादा वाइंडिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल में देखिए क्या दिया है, दिया हुआ है इसमें एल्यूमिनियम को डीसी मशीन में आर्मेचर की वाइंडिंग में प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम को ज़्यादा वाइंडिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। इसमें नोट में दिया है, आयोग ने इसका उत्तर डी दिया है। इसमें दिया है एल्यूमिनियम को ज़्यादा लागत दिया है जबकि कॉपर की ज़्यादा लागत होती है, इसमें यह ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। बोला गया है इन डीसी जनरेटर सप्लाई टू एक्सटर्नल लोड इज टेपेड थ्रू, अर्थात डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल लोड की सप्लाई को डैश से टेप किया जाता है। तो एक्सटर्नल सप्लाई किससे टेप किया जाता है, तो हम उसको एक्सटर्नल सप्लाई जो होते हैं वो कम्यूटेटर और ब्रश से हम कनेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, ब्रश एंड कम्यूटेटर। ओके, ठीक है, देखिए डीसी जनरेटर में एक्सटर्नल लोड की सप्लाई को ब्रश और कम्यूटेटर से टेप किया जाता है। ठीक है, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाहर अर्थात एक्सटर्नल परिपथ को प्रदान करने के लिए जो डिवाइस प्रयोग किया जाता है उसे हम ब्रश कहते हैं, और ब्रश का मुख्य काम कम्यूटेटर के साथ में फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना होता है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें बोला गया एन एसी जनरेटर रनिंग एट 1000 RPM प्रोड्यूस EMF ऑफ 50 हर्ट्ज, द नंबर ऑफ पोल ऑन द जनरेटर इज, अर्थात नंबर ऑफ पोल पूछा है। अर्थात बोला गया है एक एसी जनित्र 1000 RPM पर घूमते हुए 50 हर्ट्ज का विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न करता है, जनित्र में पोल की संख्या क्या होगी। ठीक है, पोल की संख्या क्या होगी बोला गया है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन बराबर होता है, एन अर्थात स्पीड बराबर होता है हमारा एन इजकल 120 इंटू फ्रीक्वेंसी एफ अपॉन पी होता है। ओके, अब पोल पी होता है, अब पोल को लाएंगे हम, पी ये पी है, इसको यहाँ एन के जगह पे ले जाएंगे और एन को यहाँ पे ले आएंगे जब पोल फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी एफ अपॉन एन हो जाएगा। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ओके, 50 हर्ट्ज तो 50 अपॉन स्पीड क्या दिया है हमको
स्पीड दिया है हमको 1000 आरपीएम, ठीक है, तो 1000 आरपीएम। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, फिर हमारा क्या यहाँ पे बचा 12 और 5, तो 12 इंटू 5 तो 12 पंचे 60 डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो फिर 10 से 60 को डिवाइड कर दो, 10 एकम 10, 10 छिन 60, ठीक है, तो हमारा आंसर 60 6 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा 6। नंबर ऑफ पोल जो होंगे हमारे 6 होंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं नीचे क्या दिया है। ओके, नीचे दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला दिया है, उसमें स्पीड का फॉर्मूला होता है n बराबर होता है हमारा 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल, ठीक है, और स्पीड दिया है 1000 आरपीएम और फ्रिक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ओके, और पोल के लिए क्या होता है, हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं, तो P बराबर 120 इंटू फ्रिक्वेंसी अपॉन n हो जाता है स्पीड हमारा पोल के लिए, और 120 हमारा फ्रिक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और स्पीड दिया है 1000, तो 1000, ठीक है। अब इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, एक जीरो को इस जीरो से काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 12 पंचे 60 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा, या इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो भी 6 आ जाएगा, या 10 छिंग भी 6 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ पोल हमारे 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर, बोला गया है लेफ्ट वाइंडिंग, बोला है लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों, ठीक है, इसको याद रखना है, लेफ्ट और वेव वाइंडिंग का, लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या डेस होती है। तो लेफ्ट वाइंडिंग में हम जानते हैं P बराबर A होती है, अर्थात नंबर ऑफ पाथ नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं, और वेव वाइंडिंग में होता है P बराबर 2, अर्थात हमेशा उसमें 2 ही होते हैं वेव वाइंडिंग कंडीशन में पैरेलल पाथ, और लेफ्ट वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें हमको पूछा है कि लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या होती है, उसके बराबर ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बराबर। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें दिया है, चलिए लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या की तुलना में ध्रुवों की संख्या बराबर होती है, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखना है आपको। चूंकि लेफ्ट कुंडलन मशीनों में समांतर पथों की संख्या ए ध्रुवों की संख्या P के बराबर, अर्थात A बराबर P होती है, ठीक है, अर्थात समांतर पथों की संख्या P एक पथ में श्रेणी में जुड़े चालकों की संख्या Z अपॉन P जनित्र या प्रेरित विद्युत वाहक बल का पथ होता है 5P इंटू N अपॉन 60 इंटू Z बाई P। ओके, अब इसमें ये नोट में लिखा हुआ है वेव वाइंडिंग में 2 समांतर पथों की संख्या होती है, इसको भी याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, बोला गया है दिए गए चित्र में डीसी मशीन का कौन सा भाग दर्शाया गया है, वो तो कौन सा भाग दर्शाया गया दिख रहा है हमको डायग्राम में, ये बॉडी है, बॉडी को हम योग बोलते हैं, तो योग दर्शाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन में देख लेते क्या दिया है, इसमें दिया है योग दिया है, पोल कोर दिया है, आर्मेचर दिया है, दिख पर, तो हम देखते हैं ये जो है हमारी बॉडी, ये योग है, योग का डायग्राम दिया है हमको, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योग। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योग, तो दिया गया चित्र योग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, बोला गया है 99 नंबर, वह बल आघूर्ण अर्थात टार्क जो कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट बल आघूर्ण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सॉफ्ट बल आघूर्ण। ओके, डिटेल में देख लीजिए, दिया है वह बल आघूर्ण टॉर्क जो कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है सॉफ्ट बल आघूर्ण कहलाता है। ओके, आर्मेचर टॉर्क का विशेष भाग सॉफ्ट पर लागू होता है जिसे सॉफ्ट टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर में टी शंट प्रतीकात्मक अक्षर के व्यक्त करते हैं। यदि सॉफ्ट टॉर्क बाह्य कार्य के लिए प्रयोग होता है और मोटर की उपयोगिता भी उसी में बढ़ती है, इसी सॉफ्ट टॉर्क से मोटर का वाट में निर्गत अर्थात आउटपुट ज्ञात किया जाता है। ओके फ्रेंड, और इससे आकलित हॉर्स पावर अर्थात HP को ही मोटर की ब्रेक हॉर्स पावर अर्थात BHP कहते हैं।
नीचे क्या दिया है देख लो, ठीक है। आर्मेचर टार्क अर्थात TA ये बराबर शॉप टार्क अर्थात SST प्लस लॉस टॉर्क अर्थात T लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कार्बन ब्रश पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो हमें कैम्बरेटर को साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कैम्बरेटर को साफ करना चाहिए जब चिंगारी होगा तो, ठीक है। कैम्बरेटर ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में, कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो हमको कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ओके, इसमें नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए, दिया है कार्बन ब्रशों पर चिंगारी आने की स्थिति में कम्यूटेटर को साफ करना चाहिए। ओके, तथा यदि ब्रश ढीले हो तो स्प्रिंग तनाव बढ़ाए, ब्रश ढीले हो तो स्प्रिंग के तनाव बढ़ाए ताकि वो उसको अच्छी तरह से उससे टच हो सके और उसके अंदर स्पार्क बंद हो जाए। ओके, और यदि ब्रश कसे हुए हो तो स्प्रिंग तनाव घटाए, अगर ज़्यादा कसे है तो स्प्रिंग का तनाव घटेगा, क्योंकि ज़्यादा ये करेंगे तो वो घूमने से रोकेगा, जिससे भी स्पार्किंग होगा। ओके, अतः उपयुक्त तीनों स्थिति में चिंगारी आने की समस्या आती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट में सेकंड पार्ट में जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड था, इसमें हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, इसी प्रकार हम एक एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, 2 पार्ट में हमारा 100 हो गए। इसी प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप सारी बुक को सोल्व करते चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस सब्जेक्ट को निपटाने के बाद में फिर हम अगला सब्जेक्ट को लेंगे। ओके, इस प्रकार हम जितने भी सब्जेक्ट है उसी सारे सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और फ्रेंड एक बार फिर कहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल द ब्रिज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो है, ओके, हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो है, उन वीडियो को जैसे हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप उस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें एक तो मोटिवेशन मिलेगा और दूसरा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।